एक साल पहले अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मागा सपोर्टर से कहा था, वी विल मेजर आवर सक्सेस नॉट ओनली बाय द बैटल्स वी विन बट बाय द वॉर्स वी एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट द वॉर्स वी नेवर गेट इनटू। यानी मतलब साफ था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट ट्रंप का मतलब साफ था कि अमेरिका अपनी सफलता सिर्फ इस बात से नहीं आंकेगा कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां जीती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितने युद्ध रुकवाए, और विशेष तौर पे इस बात से कि उन्होंने कितने युद्धों से अपने आप को दूर रखा या फिर कितने युद्ध उन्होंने टाले। लेकिन कल हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप फॉक्स न्यूज पे एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब तक वेनेजुएला के अंदर स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं हो जाता, अगर आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका वेनेजुएला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के लिए तैयार है। यानी कि यहां पे हमारे को दो कॉन्ट्रास्ट पिक्चर दिखते हैं कि एक तरफ वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक साल पहले अपने मागा सपोर्टरों को ये वादा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को व्यर्थ के युद्धों में नहीं उलझाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन के तहत हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किस तरह से अमेरिका ने ना सिर्फ एक सॉवरन स्टेट के मामलों में इंटरफेयर किया बल्कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी की गई, क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की बात कर रहे हैं, कि क्या अमेरिका का जो ये पर्पस है क्या वो अपने पर्पस को अचीव कर पाएगा या फिर उनका पूरा हो गया, कि क्या वेनेजुएला की जो जनता है वो अमेरिका का साथ देगी, कि क्या अमेरिका अपने इस पर्पस को अचीव कर पाएगा। इस पूरे मामले को हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि मदुरो की गिरफ्तारी क्यों हुई है। आप ये समझिए कि 2024 के अंदर वेनेजुएला के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शंस में मदुरो पे ये आरोप लगते हैं कि उस इलेक्शंस में मदुरो वो इलेक्शंस हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके मदुरो अपने आप को विजयी घोषित कर देते हैं। तो आप देखो 2024 के बाद से ही, यानी कि 2024 के इलेक्शंस को जो अमेरिका है वो उसको लेजिटिमेट नहीं मानता। इसके अलावा वेनेजुएला के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि मदुरो को अपना लेजिटिमेट लीडर नहीं मानता। दूसरी तरफ इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला पे, यानी कि जो मदुरो है, मदुरो पे ये आरोप लगाते हैं कि मदुरो जो वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग्स माफिया हैं, जो ड्रग्स कार्टेल ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनको समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में कैरिबियन सी के जरिए जो ड्रग्स स्मगलिंग है वो लगातार बढ़ रही है, और खासकर फेंटेनाइल की, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर हजारों जो लोग हैं वो मारे गए हैं। यानी कि मदुरो पे अमेरिका का यह आरोप है कि वो ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि सितंबर 2025 से ही किस तरह से पेंटागन ने किस तरह से पूरे कैरिबियन सी को एक एज ए मिलिट्री बेस के रूप में तब्दील कर दिया है। पूरे कैरिबियन सी के अंदर अराउंड 15,000 अमेरिकन ट्रूप्स को, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या फिर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि किस तरह से सैटरडे को यानी कि कल सुबह अराउंड 2 बजे के आसपास जो अमेरिका की जो स्पेशल फोर्स है, स्पेशल डेल्टा फोर्स, उसके जो स्पेशल फोर्स वेनेजुएला के अंदर लैंड करती है और इलीगल किडनैपिंग की जाती है प्रेसिडेंट मदुरो की, और उनकी वाइफ को इलीगल तरीके से किडनैप करके उनको न्यूयॉर्क के अंदर उनको वहां पे रखा जाता है, ले जाया जाता है। तो भले ही ये देखने में हमें लगे कि ये एक दिन का ऑपरेशन है, लेकिन इसके पीछे की जो तैयारियां हैं, सीआईए ने काफी महीनों की तैयारियां की थी। सीआईए को हम देखते हैं कि किस तरह से सीआईए ने अपने जो एसेट हैं वो मदुरो के जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने एसेट भेजे, जहां से लगातार सीआईए को इंटेलिजेंस मिलती रही और फाइनली इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन के जस्ट बाद, इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जो अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का एक बयान आता है। उस बयान में वो कहते हैं कि मदुरो पे अमेरिका की जो न्यायपालिका है, उसकी न्यायपालिका में मदुरो के खिलाफ ड्रग्स ट्रैफिकिंग या फिर स्मगलिंग के उन पे चार्जेस हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मंडे को, यानी कि जो आने वाला मंडे है, उस पे जो अमेरिका की फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट की में मदुरो की पेशी भी होगी। अब सवाल यह है कि अगर मदुरो के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे, तो ऐसे में अमेरिका को उनकी रिजीम चेंज करने की क्या आवश्यकता थी? उनको एक्स्ट्राडाइट भी तो करवाया जा सकता था। हम देखते हैं कि इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल हमारे को देखने को मिलते हैं, चाहे वो लीबिया का हो या फिर 2022 के अंदर होंडुरास का हो। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति पे आरोप थे कि उन्होंने, वो भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के आरोप अमेरिका लगाता था, लेकिन अमेरिका ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति को एक्स्ट्राडाइट किया, यानी कि उस देश की मंजूरी के बाद
उनको एक्स्ट्राडाइट करवाया गया, ना कि वेनेजुएला के मदुरो की तरह उनकी रिजीम चेंज की गई। तो कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका का इस मदुरो की गिरफ्तारी के पीछे एक हिडन पर्पस था। तो ये हिडन पर्पस क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या अमेरिका की जो ये कार्रवाई है ये क्या लीगल थी, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत थी, क्या वो अमेरिका के संविधान के तहत थी। आपको मैं बता दूं कि ना ही तो ये अमेरिका के संविधान के तहत थी और ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत थी, क्योंकि अमेरिका का अगर संविधान को देखें तो अमेरिका के संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहां पे युद्ध को डिक्लेयर करने की जो पावर है वो कांग्रेस के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। ऐसे में कांग्रेस को इस मामले के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया, या फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई वो एक झूठी इंफॉर्मेशन दी गई, यानी कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को इसके बारे में नहीं पता था इस ऑपरेशन को। तो इसीलिए ये अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग भी नहीं है, यानी कि वो राष्ट्रपति के दायरे में नहीं आता है। दूसरा, ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत भी नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के नियमों को अगर हम देखें तो यूएन के नियमों के तहत सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पूर्व मंजूरी के बाद या फिर वो डिक्लेरेशन के समय ही ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आप देखोगे कि इस समय इस केस में ना ही तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी लेगी न और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई वोट डिक्लेयर की, यानी कि ये पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत नहीं दिखाई देती है। इसीलिए आप देखते हो कि चाइना ने और रशिया ने अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने इस कार्रवाई को इलेस्टिमेट बताया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमीडिएट जो तत्कालिक जो एक कार्रवाई है उसकी डिमांड भी की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी एक मीटिंग की जाए। तो हम देखते इस प्रकार ना ही तो ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत है और ना ही अमेरिका के संविधान के तहत है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का जो एक पर्पस था, अमेरिका जो चाहता था, जिस तरह से अमेरिका ये कह रहा है कि वो ड्रग्स माफिया के कार्टेल को ब्रेक करना चाहते थे, क्या अमेरिका इस पूरे अपने मिशन के अंदर उस पर्पस को अचीव कर पाया है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मदुरो अकेले इस ड्रग्स माफिया के अंदर नहीं थे। अमेरिका, आप देखोगे पूरा के पूरा वेनेजुएला के अंदर पूरा ये नेक्सस है। अमेरिका में पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा जो अमेरिका की जो सेना है या फिर जो की खुफिया एजेंसी है, ये सभी मिलके इस पूरे माफिया को ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में मदुरो के अलावा भी लगभग 60 से 70 ऐसे पर्सन होंगे, जो चाहे वो नेता हो या फिर वरिष्ठ अधिकारी हो, जो मिलके इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि वेनेजुएला के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा जनरल और एडमिरल्स हैं, जो अमेरिका की संख्या से दोगुने से भी ज्यादा हैं। और इन जो वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो वेनेजुएला के फूड एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो ऑयल कंपनीज है उन पे नियंत्रण है। और दर्जनों ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका ऑयल कंपनीज के ऊपर जो बोर्ड है, उन बोर्ड के अंदर उनका नियंत्रण है। तो कहने का अर्थ ये है कि भले ही मदुरो की गिरफ्तारी की गई हो, लेकिन अमेरिका का जो पर्पस है इस ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना, इसको तोड़ना, वो अमेरिका का जो ये पर्पस है ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि इन वरिष्ठ अधिकारियों की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और यही एक बड़ा कारण है कि कुछ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अमेरिका के लिए एक बड़ा मुश्किल है और ये आने वाले समय के अंदर समय ही बताएगा कि क्या अमेरिका इस पर्पस के अंदर सक्सेस होता है या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम वेनेजुएला के पॉलिटिकल ट्रांजिशन की बात करें, यानी कि मदुरो को रिप्लेसमेंट की बात करें, तो अभी तक अगर हम देखें तो 3 से 4% जो वेनेजुएला मदुरो के बाद 3 से 4% का नाम बताया जा रहा है। पहला लीडर ऑफ अपोजिशन मारिना मकाडो, और दूसरा जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरा जो उनके इंटरनल मिनिस्टर है कैबेलो, और नेक्स्ट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाट्रिनो, उनका नाम सुझाया जा रहा है। अगर मैं वेनेजुएला के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वेनेजुएला के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो वाइस प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी गद्दी को संभालते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने निकोलस मदुरो का स्थान लिया। लेकिन वो एज ए इंटरिम गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, यानी कि तब तक ही अपना कार्यभार संभालेंगे जब तक कि वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत दरअसल जो 1823 का जो मुनरो डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे कि अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी है, उस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर भी उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन की बात की थी। तो ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है, पहले इसको समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि 1823 के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे थॉमस मुनरो, उन्होंने यूरोपियन पावर्स को ये कड़े शब्दों के अंदर चेतावनी दी थी कि वो
अमेरिका पूरे के पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर इंटरफेरेंस ना करे। यानी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका के दायरे के अंदर आता है और यूरोपियन पावर उस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अपने आप को दूर रखे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो यूरोपियन पावर्स हैं उनके यहाँ पे कॉलोनीज थी, तो अमेरिका का स्पष्ट ये कड़े शब्दों के अंदर उन्होंने चेतावनी दी थी कि यूरोपियन पावर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल है कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन अगर फिर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो ये चेतावनी किसके लिए है? आपको मैं बता दूं कि कुछ समय से ही वेनेजुएला का जो वेनेजुएला के अंदर जो चाहे वो चीन हो, चीन के साथ साथ रशिया हो, रशिया और चीन का जो प्रभाव है वो वेनेजुएला के अंदर बढ़ता जा रहा था। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये चेतावनी हो सकती है रूस और चीन के लिए कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर किसी भी तरह का अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा अमेरिका का इस ऑपरेशन को चलाने का और क्या पर्पस हो सकता है? आप देखिए, आपको मैं बताऊं कि वेनेजुएला वेनेजुएला पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व को कैरी करता है। 1900, हालांकि इसके साथ साथ जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य भी है। आपको मैं बताऊं कि 1970 से अगर मैं कंपेयर करूं आज के टाइम को, 1970 के अंदर वेनेजुएला पर डे 35 बीपीडी के अराउंड जो क्रूड ऑयल है उसको उसको प्रोड्यूस करता था। लेकिन आज के समय में ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन काफी कम हो गया है। जो 30 टू 35 बीपीडी से घट के ये आज के समय में जो कंट्रीब्यूशन है, जो किसी 1970 में जो अराउंड 7% के अराउंड कंट्रीब्यूशन हुआ करता, तो जो अब घट के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% रह गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 1970 के अंदर वेनेजुएला ने अपनी जो ऑयल कंपनीज हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 2000 के अंदर भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज के ऊपर वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है, वेनेजुएला के जो अधिकारी हैं, उसका नियंत्रण बढ़ गया। उस नियंत्रण बढ़ने से उनका जो करप्शन है, इस करप्शन बढ़ता गया और इस करप्शन की वजह से जो ऑयल प्रोडक्शन है, वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन भी गिरता गया। अभी आप देखो कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप जब फॉक्स न्यूज पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अमेरिका जो वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है इसको फिर से बूस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि अमेरिकन कंपनीज जो वेनेजुएला के अंदर जाएंगी और वहां पे ऑयल को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ एक्सपर्ट्स की ये राय है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक जो वेनेजुएला के अंदर जो करप्शन था, करप्शन की वजह से जो ऑयल रिजर्व है उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जब तक कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया जाता, उसको उनको ठीक नहीं किया जाता, या फिर जो वेनेजुएला के जो कानून है, जिस कानून के तहत जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इस कानून को चेंज नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, तब तक जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज मुश्किल होगा कि वो वेनेजुएला के अंदर जाके अपना एक निवेश करें। यानी कि अमेरिकन कंपनीज तभी वेनेजुएला के अंदर निवेश करेंगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा या फिर जो वेनेजुएला के जो कानून है उसको भी चेंज किया जाएगा। दूसरा, अगर वेनेजुएला को ये लगता है, वेनेजुएला के जो सिटीजन्स हैं उनको ये लगता है कि इस जो अमेरिका का जो ये प्रभाव बढ़ रहा है, अमेरिका की ऑयल कंपनीज का अगर उनके ऑयल रिजर्व्स पे प्रभाव बढ़ता है, तो ये भी एक संभावना उठ रही है कि वेनेजुएला के जो लोग हैं वो इसका विरोध करें और अमेरिका अपने आप को एक गुरिल्ला वॉर के अंदर, हम देखते हैं कि इससे पहले ईरान के अंदर भी ऐसा हुआ, अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ, कहीं अमेरिका उस गुरिल्ला वॉर के अंदर ना फंस जाए। तो पूरा के पूरा ये मामला है। अब सवाल ये है कि वह देखना होगा कि आने वाले सालों में अमेरिका किस दिशा में बढ़ता है, कि क्या वो वेनेजुएला के अंदर जो स्मूथ ट्रांजिशन की जो उम्मीद कर रहा है, वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व है उस पर कंट्रोल करने की जो उम्मीद कर रहा है, क्या अमेरिका इसमें सफल हो पाएगा? नहीं, ये समय ही बताएगा। धन्यवाद।